चलिए भाई, तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग एलिमेंट तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारा एलिमेंट का ग्रुप है वो आज हम पढ़ने वाले हैं हेलोजन ग्रुप के बारे में। क्लियर हो गया भाई? ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाएगा हेलोजन ग्रुप में कौन कौन सी चीजें आती हैं, सबसे पहली बात तो जो हेलोजन ग्रुप होता है, होता किस चीज का एक ग्रुप है, तो याद रखेंगे ऐसे तत्व, ऐसे मेटल, ध्यान से सुनना, ऐसे तत्व, मेटल कह रहा हूं मैं, ऐसे एलिमेंट जो नमकीन स्वाद को जनरेट करते हैं। ध्यान से सुनेंगे भाई, ऐसे तत्व जो नमकीन स्वाद को जनरेट करते हैं उन्हें हम रखते हैं हेलोजन ग्रुप में। आई रिपीट, उन्हें हम रखते हैं हेलोजन ग्रुप में। हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं यहाँ पर को याद रखेंगे, जो हेलोजन ग्रुप में होता है सबसे पहले F फ्लोरीन, उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं Cl यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्लोरीन। क्लियर हो गया ना? उसके बाद हो जाता है हमारे पास ब्रोमीन और उसके बाद हो जाता है हमारे पास आयोडीन। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जहां पर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट में एक बार होता है एस्टेटीन, मगर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एस्टेटीन। पहले के चार आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपसे डायरेक्ट पूछेगा। फ्लोरीन आप लोग जान सकते हैं, आई रिपीट, इसको हम लोग बोलते हैं भाई फ्लोरीन। आई रिपीट, इसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरीन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला होता है हमारे पास क्लोरीन। आई रिपीट, अगला होता है हमारे पास क्लोरीन। अगला जो होता है हमारे पास वो होता है ब्रोमीन। क्लियर हो गया? अगला जो होता है हमारे पास वह होता है हमारे पास ब्रोमीन। और जो हमारे पास अगला होता है आयोडीन। और याद रखेंगे एस्टेटीन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले जो फ्लोरीन है, आपसे एक प्रश्न पूछेगा, आपसे पहले भी पूछ चुका है। देखो भाई, मैं यहीं के यहीं बताऊंगा। फ्लोरीन, ये प्रश्न एक बढ़िया इससे रिलेटेड आया हुआ है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा दांत पीले, येलो टीथ, आई रिपीट दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा येलो टीथ यानी कि पीले दांत होने का कारण क्या है, तो आपका आंसर होगा कि जो पीले दांत होते हैं उनमें फ्लोरीन पाया जाए, यानी कि पीले दांत होने का कारण है फ्लोरीन। और एक और बात याद रखना भाई, जो पीला दांत होता है, पीले दांत के बाद ही जो दांत का पीएच मान होता है, याद रखना, जो दांत का पीएच मान होता है वह हो जाता है 5.5। आई रिपीट, वह हो जाता है 5.5। और याद रखेंगे दोस्तों, इसी के बाद होता है टूथ डीके स्टार्ट, यानी कि दांत का झड़ना स्टार्ट, यानी कि यार दांत को खराब होना स्टार्ट, या आप लोग बोलते हैं जो दांत में कीड़ा लगना स्टार्ट। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, फ्लोरीन से एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला अगर हम बात करेंगे क्लोरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बोलेंगे बताइए, ये आता है पेपर में, ठीक हो गया? आपसे पूछा जाएगा बताइए निम्न में से कौन सी चीज है जो वाटर प्यूरिफायर का कार्य करती है, जल शोधक का कार्य करती है। तो याद रखेंगे भाई, जल शोधक का कार्य कर, वाटर प्यूरिफाई। जैसे मान लो कभी कहीं जाओगे, अपने पास एक क्लोरीन की गोली रखी, पीने का पानी नहीं है तो डाला क्लोरीन की गोली पानी के पीने में और पी ली, समझे ना? तो क्लोरीन का जो काम होता है वो होता है वाटर को प्यूरिफाई करना। जो आपके फिल्टर होते हैं, अगर आप लोगों ने घर में कोई भी फिल्टर लगा रखा हुआ है जिसमें रॉड पड़ती है या जिसमें कुछ भी पड़ता है तो उसमें क्लोरीन होता है। आई रिपीट, उन वाली चीजों में क्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन, बी आर ब्रोमीन। ब्रोमीन से बढ़िया प्रश्न बनता है। अगर आपसे पूछेंगे केवल और केवल ओनली लिक्विड नॉन मेटल, ध्यान से सुनना, अगर पूछेगा ओनली लिक्विड नॉन मेटल, ध्यान से सुनेंगे, ओनली लिक्विड नॉन मेटल यानी कि केवल एकमात्र द्रव वाला अधातु या एकमात्र द्रव वाली अधातु। तो एकमात्र द्रव में जो अधातु पाई जाती है वो होती है ब्रोमीन। और याद रखेंगे इसका जो कलर होता है वो ब्राउन रेड कलर का होता है, भूरे लाल कलर का इसका द्रव होता है, उतना खास नहीं है। अगला आयोडीन, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ये केवल और केवल लिक्विड नॉन मेटल था, वैसे ही जो हमारा आयोडीन है ये केवल और केवल सॉलिड नॉन मेटल होता है। आई रिपीट, ये होता है ओनली सॉलिड नॉन मेटल। आई रिपीट, ओनली सॉलिड नॉन मेटल, या जिसे हम बोलते हैं एकमात्र ठोस अधातु। क्लियर हो गया ना? ओनली सॉलिड नॉन मेटल। क्लियर हो गया? और याद रखेंगे आयोडीन से एक और प्रश्न पूछा जाता है। अगर कभी पूछा गया, ध्यान तो सुनना, अगर कभी पूछा गया कि जो आयोडीन होता है उसका कलर कैसा होता है, तो आपका उत्तर होगा भाई जो आयोडीन होता है इसका जो रंग होता है वह ब्लैक होता है।
इसका जो कलर होता है वह काला होता है। क्लियर हो गया? और ये हर बार चमकते रहता है, तो ये एक शाइनिंग नॉन मेटल भी है। आई रिपीट, ये एक शाइनिंग नॉन मेटल भी है। और याद रखेंगे भाई, ये जितने भी हैं FCl, BrI, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटेटीन, याद रखेंगे सब आते हैं हेलोजन ग्रुप में। और हेलोजन ग्रुप वह ग्रुप होता है जो नमकीन स्वाद देता है। तो याद रखेंगे, अगर पूछा गया हेलोजन तो आप बोलेंगे नमकीन स्वाद। आई रिपीट, हेलोजन के बारे में पूछेगा तो ऐसा ग्रुप, यानी कि ऐसे ग्रुप में हमने इनको रखा है जो नमकीन स्वाद देते हैं। बताइए दोस्त, कोई दिक्कत है आप लोगों को इतने में? चलिए भाई, तो हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब जो हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं वो है नोबल गैसेस के बारे में। और यकीन मानिए, आर्मी जीडी में डायरेक्ट पूछा जाता है, आई रिपीट, डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी एक नोबल गैस है, निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है, या उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं, कैसी होती हैं। देखिए भाई, अगर हम बात करेंगे नोबल गैसेस की, उत्कृष्ट गैसेस की, जो एक ग्रुप है ये नोबल गैसेस का है, तो मैं इसको लिख देता हूं नोबल गैस। और देखो भाई, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, इसे क्यों कहते हैं? इसे इसलिए कहते हैं भाई क्योंकि ये ऐसी गैसें होती हैं जो किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं, इसीलिए इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। और भी कई कारण हैं, इन्हें उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। मगर आप इतना समझिए तो याद रखेंगे, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं वो नोबल गैसेस। क्लियर हो गया ना? देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आता है हीलियम, नियॉन। दो क्वेश्चन इधर देखो, अभी लिखो नहीं भाई। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हीलियम, नियॉन, फिर दो और याद करेंगे ऑर्गन और क्रिप्टन। देखो HNAK, सब EERR। मैं फिर कह रहा हूं हीलियम, नियॉन, दो ई वाले, फिर है आर्गन, क्रिप्टॉन। और याद रखेंगे भाई, फिर से ई आ जाएगा जेनॉन, और लास्ट में फिर से आ जाता है N, तो रेडॉन। क्लियर हो गया ना भाई? ऐसे याद करेंगे, दो ई वाले हैं, फिर दो आर वाले हैं, फिर ई और एन है। आई रिपीट, फिर ई और एन है। देखो भाई, सबसे पहले है हीलियम। एक इंपॉर्टेंट, हीलियम बहुत बढ़िया प्रश्न बनाता है भाई, अभी देखेंगे आप लोग। हीलियम, दूसरा है नियॉन, आर्गन, यहां पर से बढ़िया प्रश्न बनते हैं भाई। आर्गन, अगला है क्रिप्टन, अगला है जेनॉन, अगला है रेडॉन। चलिए भाई देखिए, अगर हम बात करेंगे इन सभी की, अब इनसे बनने वाले क्वेश्चन। सबसे पहली बात, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए निम्न में से कौन सी ऐसी गैस है जो गोताखोर का सिलेंडर होता है, गोताखोर के सिलेंडर में पाई जाती है। या विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड बाय डाइवर। तो याद रखेंगे, दिस गैस इज यूज्ड बाय डाइवर। डाइवर मतलब गोताखोर। याद रखेंगे, गोताखोर द्वारा इस गैस का प्रयोग किया जाता है। और आपको एक बात बताते हैं, देखिएगा भाई, प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बताऊंगा, गोताखोर खाली हीलियम को नहीं करता है, याद रखेंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाई जाती है, हीलियम। इसका कई कारण है जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक बात याद रखना, हीलियम प्लस ऑक्सीजन होती है। गोताखोर का जो सिलेंडर होता है उसमें खाली ऑक्सीजन नहीं होती है, याद रखना, पेपर में आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन नहीं होती है, उसके साथ हीलियम भी भरी होती है। अगला भाई नियॉन। नियॉन से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते, मगर हाँ, अगर आपसे पूछा गया, जो स्ट्रीट लाइट होती है हमारी, यानी कि जो हमारी चौराहे पर लगी लाइटें होती हैं, यानी कि येलो स्ट्रीट लाइट, पीले कलर की देखी है ना आप लोगों ने, पुराने जमाने में स्ट्रीट लाइट लगी थी, वो कौन सी गैस के कारण होती थी? नियॉन। यानी कि जो येलो स्ट्रीट लाइट होती है उसके अंदर नियॉन भरी जाती है। येलो स्ट्रीट लाइट यानी कि पीली कौन सी लाइट? पीली नुक्कड़ लाइट, पीली नुक्कड़ बिजली। तो याद रखेंगे, जो पीले कलर के पोलों में लाइट नहीं आती थी पहले चौराहों पर, याद रखेंगे, वो उसके अंदर नियॉन होती थी। कौन सी होती थी? नियॉन गैस होती थी। अगला आता है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछेगा आर्गन, आपका आंसर होगा जो एरोप्लेन होता है। आई रिपीट भाई, जो एरोप्लेन होता है, याद रखेंगे भाई, एरोप्लेन के टायरों में, ए से एरोप्लेन, ए से आर्गन। याद रखना भाई, जो एरोप्लेन होता है हमारा, हवाई जहाज होता है,
एरोप्लेन, हवाई जहाज तो एरोप्लेन की बात करेंगे हम, एरोप्लेन के टायर में, एरोप्लेन के टायर में। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि एरोप्लेन के अंदर फ्यूल कौन सा होता है। तो देखो भाई, अगर मैं एरोप्लेन के अंदर फ्यूल की बात करूंगा, अगर मैं एरोप्लेन के अंदर फ्यूल की बात करूंगा, वैसे तो इसके अंदर भाई एक अलग सा फ्यूल होता है जिसे हम जेट फ्यूल कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, फ्यूल में कई ऑप्शन हो जाते हैं। एक तो होता है जेट फ्यूल यानी कि जेट तेल, दूसरा इसके अंदर हम लोग कैरोसिन का यूज भी करते हैं। बोलो किसका यूज भी करते हैं? कैरोसिन का यूज भी करते हैं। मगर जो ये कैरोसिन होता है ना भाई, ये वो वाला कैरोसिन नहीं होता जो घरों में आग जलाने के लिए यूज होता है। यहाँ पर जो कैरोसिन का प्रयोग होता है वह कौन सा होता है? उस कैरोसिन के अलग अलग प्रकार होते हैं। यहाँ पर को जेट A1 क्वालिटी का कैरोसिन यूज किया जाता है। तो या तो जेट फ्यूल बोलिए या जेट A1 कौन सा बोलिए? कैरोसिन फ्यूल बोलिए। क्लियर हो गया ना? मगर अगर पूछेगा एरोप्लेन के टायरों में, तो याद रखना भाई, एरोप्लेन का जो टायर होता है उसमें आर्गन गैस होती है। आई रिपीट, एरोप्लेन के टायर में आर्गन गैस होती है। और याद रखेंगे, क्रिप्टन तो आप लोगों को पता है, अगर बचपन में आपने मूवी देखे तिरंगा, तो उसमें एक जो गुंडा होता है, कौन स्वामी होता है वो? जो स्वामी भी होता है वो क्रिप्टन छोड़ता है, याद है ना? फिर नाना पाटेकर जाता है क्रिप्टन छुड़ाने के लिए, मिसाइलों में क्रिप्टन लगाए रहते हैं। देखना आज घर जाके, ठीक है? बहुत पुरानी मूवी है तिरंगा मूवी में। तो क्रिप्टन एक एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है रे? फोड़ने वाला। ज़ेनॉन बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनाता है, ज़ेनॉन। याद रखेंगे, आपसे बोलेगा बताइए निम्न में से कौन सी एकमात्र नोबल गैस है जो रिएक्ट करती है? एकमात्र उत्कृष्ट गैस, एकमात्र उत्कृष्ट गैस जो क्या करती है? रिएक्शन बनाती है, या जो रिएक्ट करती है। रिएक्ट करता है हिंदी में? हाँ, जो क्या करती है? अभिक्रिया करती है। क्या करती है? जो अभिक्रिया करती है। और याद रखना भाई, ये कभी भी O2 और F2 के साथ ही क्या करती है? रिएक्ट करती है। मगर उतना खास नहीं है। मगर आपसे पूछेगा एकमात्र नोबल गैस जो रिएक्ट करती है, तो वो कौन सी है भाई? ज़ेनॉन है। कौन सी है? ज़ेनॉन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखेंगे, एरोप्लेन के टायर में होती है आर्गन। और आपसे पूछेगा जो गोताखोर यूज करते हैं सिलेंडर में, वो होती है हीलियम। कौन सी होती है? हीलियम। रेडॉन से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये थी आपकी नोबल गैसेज जहां से बढ़िया प्रश्न बनते हैं। बताइए, कोई डाउट्स हैं? तो चलिए भाई, हम लोगों ने अभी अभी किया नोबल गैस। अब देखिएगा, अब ऐसा कोई भी ग्रुप या कोई भी ऐसा पीरियड नहीं है जहां से आपके पेपर में डायरेक्ट ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब कुछ एलिमेंट और हैं, कुछ तत्व हैं जहां से आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर से कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं। आप लोग एक काम कर सकते हैं, अपनी कॉपियों में हेडिंग डाल सकते हैं, सम अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व। तो अब हम कुछ अन्य एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो है हमारा Fe, या जिसे हम बोलते हैं आयरन। अब इधर सुनेंगे दोस्तों, अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं Fe के बारे में। जैसे भाई हम कहते हैं आयरन, यानी जिसे हम कहते हैं लोहा। अब अगर हम बात करेंगे Fe के बारे में, आयरन के बारे में, सबसे पहले आपसे पूछेगा, अगर ध्यान से सुनना, अगर हम Fe से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले आपसे पूछेगा FeO। आई रिपीट, सबसे पहले आपसे पूछेगा FeO, उसके बाद आपसे पूछेगा Fe2। ओए बोलो नहीं, सबसे पहले आपसे पूछेगा FeO, उसके बाद आपसे पूछेगा Fe2, अच्छा सॉरी FeO2O3, उसके बाद आपसे पूछेगा, एक मिनट, ठीक हो गया ना? और उसके बाद आप लोगों से पूछेगा Fe3O4। आई रिपीट, उसके बाद आपसे पूछेगा Fe3O4। क्लियर हो गया ना? Fe2O3 क्लियर हो गया। अब देखिएगा, Fe पहले एक है, ऑक्सीजन एक है, क्लियर हो गया ना? उसके बाद Fe2 हो जा रहे हैं, ऑक्सीजन 3 हो जा रहे हैं, और उसके बाद देखिएगा Fe3 हो जा रहे हैं, और याद रखेंगे ऑक्सीजन 4 हो जा रहे हैं। इनके फॉर्मूलेज आपसे पूछेगा, आपसे बोलेगा बताइए, रिपीट, आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताइए फेरस ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे भाई, फेरस ऑक्साइड, याद रखेंगे दोस्त, फेरस ऑक्साइड की अगर मैं बात करूंगा, फेरस ऑक्साइड हो गया FeO। आई रिपीट भाई, फेरस ऑक्साइड हो गया FeO, हिंदी में भी इसे फेरस ऑक्साइड कहते हैं। अगला हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। आई रिपीट भाई, अगला हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। और आपसे अंत में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आयरन ऑक्साइड, या जिसे हम कहते हैं चुंबक। तो आयरन ऑक्साइड जो बनाता है हमारा, यानी कि जो चुंबक का फॉर्मूला होता है भाई, कभी पूछ लेगा निम्न में से कौन सा चुंबक का फॉर्मूला है,
कौन सा, मैग्नेट का फॉर्मूला है। तो आप लोगों को याद रखना है भाई, जो मैग्नेट का फॉर्मूला होता है, चुंबक का फॉर्मूला होता है, वह Fe3O4 होता है। मैंने पहले यह इसलिए लिखा है क्योंकि यह ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भैया फेरिक ऑक्साइड, तो याद रखेंगे फेरिक ऑक्साइड हमारा Fe2O3 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा फेरिक ऑक्साइड। कभी भी जब 3 आ गया तो फेरिक याद रखेंगे, 3 में मतलब ऐसे बता रहे हैं। ये हो गया फेरस ऑक्साइड, और भाई इसे हिंदी में कुछ नहीं कहते हैं यार, फेरस ऑक्साइड हिंदी में कुछ कहते हैं तो बता दीजिए भाई, मुझे पता है आप लोगों से किसे पढ़ा है आप लोगों ने, फेरस ऑक्साइड ही कहते हैं। क्लियर हो गया ना, जहां तक मुझे पता है। अगला इसे हम लोग फेरिक ऑक्साइड ही कहते हैं। और याद रखेंगे भाई जो लास्ट वाला है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये आयरन ऑक्साइड, यानी कि लॉ ऑक्साइड तो कहेंगे नहीं, आयरन ऑक्साइड कहेंगे। और ये होता है चुंबक का सूत्र, चुंबक का फॉर्मूला। तो आप लोगों ने याद करना है फेरस फेरिक आयरन, फेरस फेरिक आयरन। फेरस में एक कुछ भी नहीं है, ओ है, जहां पर वो लास्ट में 3 है वहां इक है, लास्ट में 3 है वहां इक है, लास्ट में 4 है वहां आयरन आ जा रहा है। ऐसे करके सीरियल वाइज याद करेंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा आयरन। समझ में आ गया भाई। अच्छा, आयरन से ही एक और बढ़िया प्रश्न बनता है। अगर आपसे पूछा जाएगा रस्टिंग, जंग लगने की प्रक्रिया, तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बीच में एक चीज पढ़ाऊंगा जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, रस्टिंग, जंग लगने की प्रक्रिया। आपको पता है भाई जंग कहाँ लगता है, लोहे में लगता है, चांदी में लगता है और कॉपर तांबे पे लगता है। तीनों जगहों में जब जंग लगता है तो हो क्या जाता है, ठीक हो गया ना। चलिए वैसे बता देते हैं, रस्टिंग अभी बता देंगे आप लोगों को। तीनों जगह पर क्या आपको पता है ना, आयरन में क्या लगता है भाई, जंग लगता है। अरे क्या लगता है भाई, जंग लगता है। और याद रखेंगे भाई जंग कब लगता है, ध्यान तो सुनना, यहीं पर से बताता हूं। देखो भाई जो चलिए भाई, तो बीच में हल्की दुर्घटना हो गई थी, हम उस दुर्घटना के बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। तो देखो जब मैं बता रहा था आपको, जो ये होता है फेरस ऑक्साइड जो होता है Fe2O3, जब इस Fe2O3 में, सुनो ध्यान से सुनो, जब ये जो Fe2O3 होता है भाई, इस Fe2O3 में जब पानी आता है, याद रखेंगे जब इस Fe2O3 में पानी आता है, तो याद रखेंगे भाई इस Fe2O3 में जब पानी आता है, मान लो मैंने बोला इस Fe2O3 में x अमाउंट का पानी आया, मैंने बोला इस Fe2O3 में x अमाउंट का पानी आया, तो ये हो जाता है रस्ट का फॉर्मूला, ये हो जाता है जंग, ये हो जाता है रस्ट। यानी कि जो जंग होता है, रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 इंटू XO2, XHO2। क्योंकि आपको बताना जब आप लोहे को कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे, तभी जाके क्या लगता है भाई, उसमें जंग लगता है। अरे क्या लगता है रे, जंग लगता है। समझ में आ गया ना। तो Fe2O3 इंटू H2। अच्छा ये तो हो गया लोहे में जंग, ठीक हो गया भाई। ऐसे ही करके हमारा चांदी और किसमें भी लगता है, कॉपर में भी लगता है। क्लियर हो गया ना, चांदी और किसमें भी लगता है, कॉपर में भी लगता है। तो याद रखेंगे जो चांदी में जो जंग लगता है उसे कहते हैं Ag2S। क्लियर हो गया ना। और COCO3 वो अभी नहीं बता रहे हैं, बट आपके पेपर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई, सुनना ध्यान से। आपसे एक बढ़िया प्रश्न पूछते हैं, आपसे पूछेंगे बताइए हम जंग से, जंग लगने से कैसे बच सकते हैं, यानी कि जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। तो आपको याद क्या रखना है भाई, 2-3 चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं जिसे हम जंग लगने से बचाते हैं। क्लियर हो गया ना। 3 चीजें होती हैं जो हमें जंग से बचाती हैं। 3 चीजें होती हैं जिससे आप जंग लगने से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। जो सबसे पहली, दूसरी और तीसरी प्रक्रिया होती है, देखो भाई जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। आई रिपीट, उस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण या यसद लेपन। आई रिपीट, या कहते हैं यसद लेपन, गैल्वनाइजेशन। आई रिपीट, उसे कहते हैं गैल्वनाइजेशन, गैल्वेनीकरण याद रख लीजिए आप लोग, या यसद लेपन भी इसे कहते हैं। गैल्वेनीकरण लिख लेते हैं, गैल्वेनीकरण या यसद लेपन भी कह सकते हैं आप लोग। इसमें क्या करते हैं ना, जिंक का लेप लगाते हैं। जो लोहे की चीजें होती हैं उसमें जिंक का लेप लगाते हैं। जिंक का लेप लगाने के कारण क्या नहीं होता है भाई, जंग नहीं लगता है। आई रिपीट, जिंक का लेप लगाते हैं गैल्वेनीकरण में। दूसरा होता है एनोडाइजेशन। आई रिपीट, एनोडाइजेशन, मैं फिर कह रहा हूं एनोडीकरण, एनोडाइजेशन, एनोडीकरण या व्यवहार में आता है, मतलब कौन से हम जंग लगने से बचा सकते हैं। एनोडीकरण में एल्यूमिनियम का लेप लगाते हैं, याद रखना है, एल्यूमिनियम का लेप लगाते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्या कर सकते हैं, जंग लगने से बचाने के लिए
जो धातुआं होती हैं उन धातुओं को मिक्स करके एक नई धातु बना सकते हैं। क्लियर हो गया ना? आई रिपीट, मिक्सिंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का मिश्रण, मिक्सिंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का मिश्रण, मिक्सिंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का मिश्रण, धातुओं का है धातु का मिश्रण, या आप बोलिएगा मिश्र धातु। क्लियर हो गया ना? जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम Cu और Sn, आई रिपीट, जब हम कॉपर और Sn यानी कि टिन को मिलाते हैं तो बनता है ब्रॉन्ज कांसा। क्लियर हो गया ना? जब हम Cu और Zn को मिलाते हैं, कॉपर और जिंक को मिलाते हैं, बनता है पीतल ब्रास। तो ये मैंने फिजिक्स में भी बताया हुआ है। ये 3 तरीके हैं जिनसे आप जंग लगने से क्या हो सकता है भाई, बच सकते हैं। आई रिपीट, जिसमें आप जंग लगने से बच सकते हैं। तो देखो भाई, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यानी कि महत्वपूर्ण तत्व, उसमें हमने आयरन देखा और हमने देखा आयरन में कैसे लोहा लगता है यानी कि जंग लगता है, और फिर हमने देखी 3 प्रक्रियाएं जिससे हम लोग जंगों से बच सकते हैं यानी कि प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम जो बात करेंगे वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेटल, जैसे हमने अभी अभी करा लोहा Fe, अब हम करेंगे Ag सिल्वर। Ag से बढ़िया प्रश्न बनते हैं। Ag यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं भाई सिल्वर, जिसे हम लोग बोलते हैं भाई चांदी। आई रिपीट, Ag या जिसे हम बोलते हैं सिल्वर, चांदी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एक बात तो पता है सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, सिल्वर होता है। इट इज द मोस्ट यानी कि इट इज द गुड कंडक्टर, यानी कि इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे पूछेगा सबसे अच्छा चालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का अच्छा चालक या बिजली का सुचालक, अगर आपसे पूछेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो आप बोलेंगे Ag। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पहले तक आपको पता है जब फोटो खींचते थे कैमरे से तो उसके बाद फोटो साफ करते थे, तो याद रखेंगे जो फोटो साफ करने के लिए यूज किया जाता था वो था सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, वो भी सिल्वर का बनता है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सिल्वर ब्रोमाइड। अगर पूछेगा फोटोग्राफी में यूज होने वाली चीज, आपको पता है जब पहले फोटोग्राफी खींचते थे फोटो प्लेट में यूज किया जाता, जब फोटो निकालनी होती थी तो उस समय में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का इस्तेमाल किया जाता था। और याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा जो वोटिंग इंक होती है, आई रिपीट वोटिंग इंक होती है AgNO3, आई रिपीट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इंपॉर्टेंट है भाई, जो आपके हाथों में स्याही लगती है बोर्ड देने के बाद जो मिटती नहीं है वो भी सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा भाई, सिल्वर नाइट्रेट। वोटिंग इंक, आई रिपीट वोटिंग इंक, यानी कि जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो वोट देने के बाद वोट वाली स्याही आप लोग इसे कह सकते हैं। तो वोट देने के बाद जो स्याही हाथों में लगाई जाती है वह सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है। याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज AgI सिल्वर आयोडाइड, AgI सिल्वर आयोडाइड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपसे पूछेंगे बताइए निम्न में से किस कारणवश कृत्रिम वर्षा होती है, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए क्या यूज में आता है, तो आपका आंसर होगा आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा। आई रिपीट कृत्रिम वर्षा कराने में जो चीज यूज आती है वही है हमारा AgI सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर से बनने वाले सारे क्वेश्चन। आई रिपीट अगला, चलिए अगला हमारे पास जो आपसे पूछेंगे, क्लियर हो गया ना, वो है कैडमियम। आई रिपीट कैडमियम। कैडमियम से आपसे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा CD कैडमियम। आपसे बोलेंगे बताइए कैडमियम CD कैडमियम आपसे पूछा जाएगा, बताइए हमारे शरीर में एक रोग होता है इटाई इटाई। आई रिपीट इटाई इटाई रोग किस कारणवश होता है, तो आप कल ढूंढ के आएंगे कि इटाई इटाई रोग होता क्या है, मगर मैंने आपको बता दिया कैडमियम एक तत्व होता है जिसके कारण हमारे शरीर में इटाई इटाई रोग होता है। इसी के साथ आप लोग एक और याद कर लीजिए मरकरी, उससे हमारे पास उसे हमें मीनामाटा रोग होता है। आई रिपीट एक और चीज आप लोग याद कर सकते हैं मरकरी। आई रिपीट एक और चीज आप याद कर सकते हैं मरकरी, और इससे होता है मीनामाटा। मगर याद रखेंगे मीनामाटा जो रोग है, आई रिपीट जो मीनामाटा रोग होता है यह मेनली किसमें होता है, मछलियों में होता है। यानी कि जो मरकरी में जो मीनामाटा होता है मरकरी से, ये मेनली मछलियों में होता है। अगला आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मरकरी से बनने वाला अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा इसका सिंबल क्या होता है। याद रखेंगे भाई इसका सिंबल होता है Hg, यानी कि जो इसका प्रतीक होता है
आई रिपीट, जैसे हम लोहे को Fe से दिखाते हैं वैसे ही मरकरी को हमें दिखाना है Hg से। मरकरी से अगला क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा, बताइए कौन सा जो पारा होता है, यानी कि जो हमारा क्या होता है थर्मोमीटर वगैरह चीजें होती है, उसमें क्या नाम, उसको किससे नाप, उसके अंदर क्या होता है मरकरी होती है, पारा होता है। क्लियर हो गया ना, क्या होता है मरकरी होती है, क्या होता है पारा होता है। क्लियर हो गया ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है बहुत ही हाई होती है, ये हम बाद में पढ़ लेंगे। बताइए समझ में आ गया। तो बिना माटा रोग मरकरी से होता है, कैडमियम से होता है इटाई रोग। आई रिपीट, कैडमियम से होता है इटाई रोग। तो भाई ये थे आपके सारे के सारे तत्व, और यहाँ पर को पीरियोडिक टेबल क्या होती है भाई खत्म होती है। आई रिपीट, पीरियोडिक टेबल क्या होती है भाई खत्म होती है। बताइए क्या आप लोगों को कोई डाउट्स हैं? ठीक है।